डेल पी यहाँ पे प्रेशर था, डेल भी क्या था, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम था। चेंज यहाँ इन पे पी वॉल्यूम क्या था, प्रेशर था। प्रेशर ओके, और डेल भी क्या था, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम था। चेंज इन वॉल्यूम वेरी गुड, चेंज इन जो है क्या था, वॉल्यूम था। और डब्ल्यू क्या था, वर्क डन था। वर्क डन ठीक है, यहाँ पे जो क्या था, वर्क डन था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूले को हम लगाते हैं। अगर मैंने एक और बात बताई थी, दो छोटी छोटी बातें और लिख देता हूं। वर्क, अगर आपके सामने वर्क क्या होगा, वर्क अगर जब एक्सपेंशन होगा, अगर हम यहाँ पे जो है कंडीशन लिख देते हैं वर्क, ठीक है, अगर एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो चेंज इन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव ऐसे नहीं सोच सकते कि वॉल्यूम Welcome. इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो अगर मैंने कहा था वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप ऐसे सोचना नेगेटिव कि वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम अगर जब बढ़ा होगा इसका Negative. मतलब है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। वॉल्यूम बढ़ा है तो मतलब पॉजिटिव होगा। किसी चीज का कोई चीज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पॉजिटिव आए। लेकिन अगर कंप्रेशन हुआ, अगर क्या हुआ होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम तो नेगेटिव हो जाएगा कंप्रेशन वर्क का डन मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव कम हो गया, कम हो गया तो यानी कि वॉल्यूम क्या आ गया, नेगेटिव। तो डब्ल्यू क्या आ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव इसी चीज को मैं शब्दों में पॉजिटिव लिखूं, वर्क ऑन द सिस्टम, इसका मतलब है ऑन द सिस्टम के तो कंप्रेशन किए, क्योंकि किसी चीज पे आपने वर्क किया तो उसका वॉल्यूम क्या कीजिएगा, डाउन कर दीजिएगा। तो ये कहता है वर्क ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ऑन द कंप्रेशन हो रहा नेगेटिव है, वर्क ऑन द सिस्टम यानी कि सॉरी निगेटिव, पॉजिटिव यानी कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया, यानी कि वॉल्यूम कंप्रेस हुआ तो निगेटिव आ गया। तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क बाय द सिस्टम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वॉल्यूम हाँ वर्क नेगेटिव बाय द सिस्टम, हाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वर्क क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूम जो है पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क क्या हो वर्क जाएगा आपका, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हमने पिछली क्लास में आपको बताई भी थी। ओके, अब हम बात करते हैं वर्क जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो। सबसे पहला लेता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप सभी को पता होगा कि आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम होगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास W इक्वल टू क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल डेल बी बी। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जीरो। तो जीरो यहाँ पे जीरो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो लिख दूं, बोलिए इसकी वैल्यू यस कितनी सर आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब है कि आइसोकोरिक, हाँ जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो वर्क जीरो इन जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस बात पे याद भी रख लीजिएगा, वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है, तो आइसोकोरिक में जो है वर्क क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब हम सेकंड बात करते हैं, जब आपके पास आइसोबारिक एक्सपेंशन हो। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होगा प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ठीक है, अगर जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी माइनस एक्सटर्नल पी डेल बी। पी ओके, जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे इसका मतलब है हाँ, तो यहाँ पे P जीरो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही चाहिए ना। हमने यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ, तो इसका जो है यस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल बी हो जाएगा। याद रखना कि ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला
दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास क्या हो? कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनका जो है ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट। वेरी गुड, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, हमारे पास W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल भी है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास तो किसी तरह का फॉर्मूला बन नहीं रहा है। क्या बन रहा है क्या? तो यहाँ से हमें पता है कि अगर जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अनुसार से क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। यस सर। अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फॉर्मूला किसके लिए लगा? बॉयल्स लॉ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? बॉयल्स लॉ हो गया। अगर मैं यहां से कहूं कि इसका ग्राफ बनाऊं P वर्सेस V का, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रेशर, मैंने ये पॉइंट ले लिया, प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा? देखिए कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने क्या करा कि प्रेशर को कम लिया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कम लिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो वही चीज कहता है कि अगर एक चीज को बढ़ाइएगा तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर दूसरे चीज को बढ़ाइएगा तो पहला वाला चीज जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस प्रकार से P वर्सेस V का जो है आपके पास जो है ग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम जो है ये वाला जो है हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला किसके लिए? जब आपके पास क्या हो? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि यहां पे हमने जो है ना एक पिस्टन बनाया, इसके अंदर गैस भर दिया, ये मुझे बताइए कि नीचे से पी गैस यानी कि प्रेशर ऑफ गैस लग रहा होगा, यस सर। ऊपर से क्या लग रहा होगा? प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल या एटमॉस्फेयर। मैंने जो है एक्सटर्नल लगा दिया, यानी कि एटमॉस्फेयर। और इस साथ में यहाँ पे क्या है? ये छोटे छोटे स्मॉल वेट मास है, स्मॉल, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, इस वेरी स्मॉल मास ऑब्जेक्ट। ये जो छोटे छोटे है क्या है? वेरी स्मॉल मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ना बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल मास के जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां से एक छोटा सा मास को हटा दिया तो नीचे वाले गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाई हाई हो जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो ये पिस्टन कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा? ऊपर। ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जैसे ही नीचे वाला बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। खैर इतना पहुंचता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दर्शाने के लिए बताया। ये इनिशियल में वॉल्यूम था V1, और जब ये यहाँ पे हमने वेट हटाया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, पी गैस का जो वॉल्यूम होगा या प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल के कंपैरिजन में। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि नीचे से हमने ऊपर का, आप ऐसे मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी चीज को दबा के रखा है, बहुत देर तक आप लोगों ने दोनों पैर को जो है हवा में उठा के पूरा का पूरा जो है किसी चीज को दबा के रखा। अब आपकी इच्छा होगी कि थोड़ा सा जो है पैर को नीचे रख ले, हवा में कितने देर रहे,
तो जैसे ही नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका हाथ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाता है कि ये जो है प्रेशर जैसे ही अप्लाई करता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है नीचे वाले गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर जो नीचे वाले गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा देखिए, पी गैस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डेल पी। क्योंकि बहुत ही स्मॉल मास है तो ये बहुत ही छोटा मास होगा, क्योंकि डेल पी का मतलब क्या होता है, छोटे मास चेंज। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा कि बहुत ही छोटा लिया है तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या करा, यूज किया है, छोटे मास के लिए यूज किया है, तो यानी कि छोटा प्रेशर चेंज होगा, बहुत ही छोटा जो है चेंज आता है। जिस कारण से इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, कई बार पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल भी लिख देते हैं। बट अंतर क्या है कि पी एक्सटर्नल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरिजन टू पी गैस। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, if expansion occur in the system if expansion occur in the system then its temperature decreases। ये याद रखना, अगर किसी भी सिस्टम का डिक्रीजेस, अगर कहीं भी वॉल्यूम का, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो वहां पे क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है। जैसे आप लोगों ने इसका इफेक्ट को जो है जरूर फील किया होगा, जब भी कभी भी देखिएगा ध्यान से, क्या होता है कि अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो वहां पे ठंडा हो जाता है। जिस जगह पे लगाते हैं, जैसे हम हाथ पे लगाते हैं तो हाथ जो है हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिस कारण से आपको क्या लगता है, फील जो होता है ठंडा का जो है फील होता है। क्योंकि एक छोटे से भी देखिएगा हाई प्रेशर का यूज करके सारे को जो है बांध के रखते हैं, इसी कारण से ये जो है फिनोमिना हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, Yes, sir. अब Sir, यहाँ पे देखिए Yes, क्या sir. होगा, हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये वॉल्यूम यहां से यहां आ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। होगा कि नहीं, Yes, sir. बोलिए। yes, sir. जैसे ही ठंडा हुआ, Yes, sir. अब इसको तो टेम्परेचर आपने कैसा रखना, आइसोथर्मल कांस्टेंट। तो ये कैसा है, आपका जो बॉडी है परफेक्टली Constant. कंडक्टिंग है। इसका मतलब है कि बाहर से हीट लेगा और ये टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा आपका, बाहर जितना पहले था उतना हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोथर्मल का जो है एक्सपेंशन। यहाँ पे टेम्परेचर तो अभी चेंज नहीं हुआ लेकिन इसका एक्सपेंशन हो गया, इसी कारण से हम लोग इसको क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह देते हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, हमने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था तो W इक्वल टू माइनस पी डेल वी। Tell me. ओके, अब यहाँ पे हम छोटे चेंज की बात कर रहे हैं तो छोटा सा चेंज होगा डेल वी। कहोगे सर आपने हाँ यहाँ पे DV. इतना बड़ा क्यों लिखा, हमने आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। ओके, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, V1 से V2। ओके, अच्छा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था चार्ल्स लॉ के अनुसार से P1 V1 इक्वल, सॉरी बॉयल्स लॉ के अनुसार से V2. P1 V1 इक्वल टू V2। बोलिए, क्या इतनी सी बात Yes, समझ में आ sir. गई। अच्छा मैं इसको Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ, P1 V1, या यहीं पे मैं K लिख दूं क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। Yes, sir. अगर इसका मतलब है PV को मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आएगी जो P2 V2 की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है दोनों का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा। तो मैं ऐसा लिख दो Sir, P1 constant V1 तो इक्वल आएगा टू ना K। sir? जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इसकी भी वैल्यू 12 होनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप 6 इंटू 2 करके लाओ, 3 इंटू 4 करके लाओ, वैल्यू तो हमेशा 12 ही आएगी। इसीलिए हमने इसको क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। क्या समझ में आया।
हाँ जी बोलिए। Yes, Yes. sir. जस्ट 1 मिनट, मोनिका बोलिए। सर के कब आएगा ना जब हम पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लेंगे, लेकिन ये जब v1 इक्वल टू जब आएगा तब के हम के को कांस्टेंट लेंगे। आप कहाँ की बात कर रहे हैं, फिर से मुझे बताइएगा एक बार फिर से बताइए मोनिका। मैंने कि बोल फ्लो में मतलब के आएगा क्योंकि वो ओके बिल्कुल, कांस्टेंट है, हमने लेकिन वो यहाँ पे कांस्टेंट ओके में तो ठीक आएगा ना जब हम। है, हाँ ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहना है कि सर P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v है, ठीक है। क्या मैं यस सर, इसी तब यहाँ चीज पे को आएगा ना ऐसा कि। लिख सकता हूँ? हाँ, PV इक्वल टू के, आपका कहना यस यही है। सर। वही चीज तो हमने भी कहा यस कि सर। भाई जब हमारे पास दो अलग अलग गैस है तो क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं होगा। और यस इसी चीज सर। को हमने क्या कहा, P1 V1 इक्वल टू के, या इसको आप लिख सकते हो PV इक्वल टू के लिख सकते हैं। ओके मोनिका, ओके। यस सर। तो यहां से यस अब सर। हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को, P की वैल्यू को रखेंगे, तो क्या मैं P इक्वल टू के बाई वी लिख दूं? Yes, sir. यस अब सर। यहाँ पे हमने क्या करा, W इक्वल टू यहां से V1 और डिवाइडेड बाई V2 माइनस के वी डेल वी। बोलिए, ठीक है, यहां से इस प्रकार से लिख यस सकते सर। हैं। ओके, Yes, sir. अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, के को हम लोग जो है बाहर कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि V1 से जो हम कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि कि लॉग, ओके, यहां से हमने जो है इस प्रकार से जो है इसका यूज कर लिया। अगर आप लोग चाहो तो हमारे पास देखिए क्या फॉर्मूला होता है, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू nRT बाई वी। बोलिए, ठीक, यहां पे मैं लिख दूं, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, nRT डिवाइडेड बाई वी इंटू डीवी, और V1 से V2। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए, एन तो कांस्टेंट होगा, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो तीनों की तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एन आर टी, यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 से V2 इंटू 1/v, या dv बाई dv लिख देता हूं। बोलिए, अगर 1/v होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, एन आर टी लॉग v, और ये कहां से कहां चले जाएगा, V1 से V2, ये कौन सी वैल्यू है, लॉग ई। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, अब sir. यहां पे देखिए ध्यान से कि माइनस एन आर टी, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस V2 माइनस V1। यस सर। बोलिए, यहां इस प्रकार से लिख दे। अब मैं इसी चीज को कैसे लिख देता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपके पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ई बेस। अगर जब ये माइनस में होता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V2 बाई V1। अगर जो लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो आप उसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको जो है लिख दिया। अब जैसे ही लिखा तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग ई की वैल्यू हमारे पास पता नहीं होती है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 nRT और लॉग बेस ई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 V2/V1। ये जो है हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। ये कहां पे यूज करना है, ध्यान सुनना। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सर हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक W इक्वल टू P डेल V, एक ये फॉर्मूला है। अगर जहां भी रिवर्सिबल, ये कब लगाना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तब इस फॉर्मूले को लगाना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, नहीं, इस फॉर्मूले को वहां पे लगाना जहां पे आपके पास कैसा दिया हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हो, तभी इसका यूज करना। अब देखो कहोगे सर इसको एक और फॉर्मूला मैं बना देता हूं, कैसे, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 यानी कि P1/P2? कहोगे सर कैसे, अभी मैंने बताया था P1V1 इक्वल टू P2V2 बॉयल्स लॉ के अनुसार से, तो P1P2 इक्वल टू V2/V1। तो मैंने क्या करा कि इसी की जगह पे हमने क्या करा, इसका जो है यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब लोग जो इस फॉर्मूले का भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है इसमें से जो है आपका जो है मैच नहीं कर रहा रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। तो इसके टोटल कितने प्रोसेस, 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला, अगर आपके पास क्या हो W आइसोथर्मल या रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, ठीक है, कैसा हो, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो हमें क्या लगाना है 2.303 लॉग nRT, छूट गया तो nRT, और यहां पे क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 V2/V1, ठीक है। अगर मेरे पास इसी चीज को रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए लगाना हो, यहां पे क्या हो जाएगा, जब आपके पास प्रेशर दिया रहे 2.303 nRT और लॉग 10 बेस P1/P2। अच्छा एक ना एक और तरीके से आपको दिया रहता है, एक्चुअली देखिए पीवी इक्वल टू nRT, ठीक है, क्या होता है पीवी इक्वल टू nRT। अगर मैं यहाँ पे nRT दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पीवी यूज कर सकते हैं। तो यही चीज वो लिखा भी रहेगा कि कई बार आपको ना दिया रहे तो यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, पीवी का भी यूज कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर 1 है तो यहाँ पे जो है P1V1 लेना, सॉरी P जो है आपके पास क्या हो जाएगा P1 वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको चेंज नहीं कराएगा, यानी कि कांस्टेंट ही रख देगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V। अच्छा एक और फॉर्मूला था, मैं पहले उसको लिख देता हूँ, लास्ट में इसको लिख देता हूँ, वो लॉग ई के टर्म में। W रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो मेन फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, माइनस nRT लॉग बेस ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2/V1। ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज करता है, जनरली आपको ये वाला जो है आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूले से जो है नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब हम आपको बताते हैं कि जब आपके पास ये वाला कब फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला लगेगा रिवर्सिबल में लगेगा, कहां लगेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है क्या होगा, रिवर्स जहां भी, सॉरी इरिवर्सिबल, ये क्योंकि रिवर्सिबल के लिए यहां हो गया, ये जो फॉर्मूला लगता है इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखिएगा, आई मतलब होता है अकेला, मैं, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना हर एक जगह लगेगा, क्योंकि अकेले हम लोगों को हर काम करना पड़ता है। लेकिन जहां रिवर्सिबल हो तो यानी कि हर बार देखो, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज होगा तो उसके फॉर्मूले भी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। इसी कारण से इनके फॉर्मूले जो है चेंज होते हैं। आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ VVI, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। कहता है कैलकुलेट वर्क डन
व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सबसे पहले देखना है क्या रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल है। हाँ, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू nRT लॉग बेस। यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1। अच्छा बात, आपको मैं यहाँ पे कुछ लॉग की वैल्यू बता देता हूं। ध्यान रखना कि लॉग के कुछ कंडीशन होते हैं। अगर लॉग A इंटू लॉग बी हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग A प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे लॉग A माइनस लॉग लॉग बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग A बाई बी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जो है दूर करके लिखकर एक लाइन में आ जाए, लॉग A माइनस लॉग बी हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग A बाई बी। अगर आपके पास क्या हो जाए, यहां पे सपोज कीजिए कि लॉग A इंटू लॉग बी, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग A प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास लॉग A टू द पावर n है तो आप लिख सकते हैं लॉग n इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमें इसका जो है सॉल्व करना है। मैं कुछ बता देता, लॉग 2 की वैल्यू आपको क्या करना है, 0.3, एक पॉइंट जो है बढ़ा देना है। लॉग 3 की वैल्यू आपको कितनी ले लेना है, 0.4 ले लेना है। लॉग 4 की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 0.6 ले लेना है। ठीक है, और लॉग 5 की वैल्यू आपको कितनी ले लेनी है, 0.6 ले लेनी है। 0.67 होता है, हम जो है अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, 6 की वैल्यू जो है 0.7 ले लेना है। एक और बात, अगर जो लॉग बेस किसी भी चीज पे 10 बेस होगा 10, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आपसे मैं पूछूं कि लॉग 100 क्या होगा, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, लॉग बेस 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10, 10 टू द पावर स्क्वायर, और ये स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर, और यानी कि कितना हो जाएगा। इसका मतलब है 10 के बाद जितने जीरो होंगे उतना, लेकिन कब, जब आपके पास क्या हो, 10 बेस हो, जैसे 100, 1000। अगर जो 1000 है 3 जीरो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर जो 10,000 होता है तो कितना आ जाता है, 4, तो यानी कि जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जितना भी वैल्यू होगा, जितना पावर होगा, उसके अनुसार से हम लोग बाहर कर देंगे, या जितना जीरो हो जाएगा उतना जो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जीरो, लेकिन 100 याद रखना कि वो 10 का मल्टीपल होगा, तभी इस टाइप के हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। W, अच्छा एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम अप्रॉक्स वैल्यू का यूज कर रहे हैं ताकि कि आपको याद रह सके। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2.303 इंटू एन। एन देखिए नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है आपको, 8.3, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर कितना दिया, 2, यानी कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना। तो आपको पता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, 273 में ऐड कर देते हैं सेल्सियस को, तो कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। अब हमने Yes. यहाँ पे क्या करा, Yes, sir. V2। अब देखिए एक दिया हुआ है लीटर में, एक दिया हुआ है आपका ml में, तो आप दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ml में कन्वर्ट कर लिया, 2 लीटर है तो इसको हमने 200 ml में कन्वर्ट कर लिया, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 500 ml में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से कट गया, कितना आ गया, 4। ठीक है, और मैंने 298 को करीब करीब जो है कितना ले लिया, 300 ले लिया, ताकि कि जो है मैं कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकूं। और यहाँ पे 8 2 6 16 इंटू 300। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 हो गया। यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, मैंने ज्यादा लिख दिया क्या, ओके, कितना हो जाएगा, 8 2 6 16 सही तो था, 16.28। ओके, अब यहाँ पे देखिए लॉग बेस 10, क्योंकि हमने 2.3 ले लिया, तो लॉग बेस 10 4 आ गया। हम इसको क्या कर लेंगे, पावर में कन्वर्ट कर लेंगे।
अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ से log 4 की वैल्यू सीधे सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ जहां भी किसी का मल्टीपल हो तो आप इसको इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log बेस 10 इंटू 2 to the power 2। जिस संख्या पे log पे अगर जो कोई भी पावर होता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर ले चलते हैं। तो -2.303 इंटू 16.28 इंटू 300 इंटू 2 log बेस 10। अब log बेस 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0.3। तो यहाँ पे जो हमने क्या करा, 2.303 इंटू 16.28 इंटू 300 इंटू कितना हो जाएगा, या तो 0.6 डायरेक्ट लिख देते हैं। इसलिए मैंने कहा 4 की वैल्यू या तो आप 0.6 लिख दीजिए, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होता है, तो 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट पेज में जो है इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। अब हमारे पास कितना हो गया, -2.303, ठीक है। ओके, और हमारे पास कितना आ गया, 16 पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कितना लगता है, 16.28 इंटू, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। ओके, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है इसको मल्टीप्लाई कर, अगर ये नहीं करना था तो हम लोग यहाँ पे 2 स्टेप में भी कर सकते थे। पहले हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 2.3 को, मैंने जो है इसको 16.3 ले लिया और इसको 2.3 ले लिया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9, 18, 4, 6 और 12 और 3, तो कितना हो जाएगा, 9, 14 और 4, 2, 6, 7, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -13 3 डिजिट के बाद आना चाहिए, तो 3.7, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 49। अच्छा, यहाँ पे 2 जीरो जो हमारा कम हो गया है, 1800 होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सही किया कि नहीं, अच्छा 180, तो यहाँ से हमने जो है 180 कर दिया। अब इसको हम लोग जो अप्रॉक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ले लीजिए, 3.7 को 4 ले लिए, तो करीब करीब जो है 72, और यहाँ पे कितना डिजिट आ जाएगा, मैंने जो है यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 1872 और 1 जीरो, ठीक है। और कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो, सही है ना, 720 जूल के करीब करीब आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 1800 गुना 4 जीरो 1872, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में जो है इतनी वैल्यू आ जाएगी जूल में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपके पास क्या हो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड व्हेन 0.7 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड। जब आपके पास क्या हो, सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 27, यानी कि जो हम लोग फिर से जो है फॉर्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1। अब देखिए, -2.303, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.75, r की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 8.314, और आपको जो है t दिया हुआ 27, यानी कि जो है 300 केल्विन, और log V2/V1, V2 कितना दिया हुआ है आपको 25, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 15, इसको हमने कटा दिया 5, और ये कितना आ गया 3। ओके, -2.303 इंटू 0.75
इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 5, क्योंकि आपको पता है लॉग a बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b। तो यहां से हमने जो है log 5 माइनस log 3 कर दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे यहां से हमने जो है कैलकुलेट करेंगे 3.03 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 माइनस, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। तो यहां से हमने जो है इस वैल्यू को आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते कैलकुलेट करके। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है वैल्यू जो आ जाएगी जूल में आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब आपके सामने क्या हो, जब फ्री एक्सपेंशन हो, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने फ्री एक्सपेंशन हो तो वर्क जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इस बात को याद भी रख लीजिएगा कि जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो वहां पे जो है क्या हो जाता है, वर्क जीरो हो जाता है। क्योंकि जब फ्री एक्सपेंशन होगा स्पेस में तो वहां पे क्या हो जाता है, या इसको वैक्यूम कह देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई वर्क करने वाला नहीं होता, जिस कारण से उसका जो वर्क हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है। हीट जीरो। हीट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हीट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ना तो सिस्टम से अंदर हीट आएगा, ना ही बाहर से सिस्टम की ओर जाएगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। ठीक है, ये हो जाता है P1V1 इक्वल टू गामा। ये जो है आपका बेसिकली क्या है, पॉइजन इक्वेशन है। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये जो है पॉइजन इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि, अच्छा पहले मैं जो है कुछ बातें बताता हूँ, तो अब इस फॉर्मूले को जो है कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे परफेक्टली जो है क्या है, आपका इंसुलेटिंग है। इसका मतलब है ना तो इधर से हीट आएगा ना तो इधर से आएगा। अगर आपने क्या करा कि यहां से थोड़ा सा वेट हटाए तो थोड़ा सा चेंज होगा, और आपके पास वर्क का जो फॉर्मूला है वो W इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 P डेल V। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए छोटा सा चेंज हो रहा है, और आपको मैंने बताया कि P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू मैं के लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं पी भी गामा इक्वल टू के। तो यहां से हमारे पास P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के V टू दी पावर गामा। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने पुट किया तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 और ये के V टू दी पावर गामा इंटू डीवी। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा यस सर। complicated, लेकिन इसका हमें डेरिवेशन नहीं याद रखना है। हमें जो है क्या करना है, बस आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला आता है। ये कब होगा, जब आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और वो भी कैसा, रिवर्सिबल होगा, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा पहले कॉम्प्लेक्स करता हूं फिर सिंपल करूंगा। W इक्वल टू, अब मैं इसका इंटीग्रेट कर दूं तो के तो बाहर आ जाएगा। बोलिए, के बाहर आ जाएगा। अच्छा, वी टू लॉ, अगर ये वी टू दी पावर गामा होता है तो आपने इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, माइनस गामा डेल वी। यस सर। लॉग में ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस के इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अगर v टू दी पावर x होता है इंटीग्रेशन में, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, और नीचे में वही पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने जैसे ही लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, ये कुछ फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस के, और हमारे पास क्या आ गया, माइनस V माइनस v माइनस गामा +1। ये क्या है,
आपको भी बताऊंगा इसकी वैल्यू क्या होती है। गामा है, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिकली क्या लेते हैं, डाई एटॉमिकली क्या लेते हैं। ओके, ये गामा प्लस वन, बोले सेम एज इट इज लिख दिया। अच्छा ये देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा पहले मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़े धीरे में जो है इसको सिंपल कर दूंगा। अब चिंता मत कीजिएगा, माइनस के, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन। अब यहां से देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो क्या ये माइनस कैंसिल कर दूं, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, k इक्वल टू गामा माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, v टू द पावर माइनस वन प्लस वन, और ये कहां से कहां जाएगा, v1 से v2। ठीक है, ये बेसिकली ऊपर वाला जाएगा। ओके, तो यहां से भी हमने क्या करा, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, पहले v2 रख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रखा k इक्वल टू गामा माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 माइनस वन प्लस वन, माइनस क्या हो जाएगा, v माइनस वन प्लस वन। क्योंकि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला जो है हम सिंपल फॉर्म में भी लेके आएंगे, बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन ये आपको जो है तरीका पता होना चाहिए। ओके, हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू गामा माइनस वन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v2 माइनस गामा इंटू v2 माइनस, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, क्योंकि वन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्लस वन करते हैं, इसका मतलब v से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तभी तो वन आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, v1 माइनस, और ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज में फिर से मैं इसको जो है सिंपल और फॉर्म में कर देता हूँ, k इक्वल टू गामा माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, v2 माइनस वन इंटू v2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 माइनस और v1। ठीक है, अच्छा k की जगह पे हमने आपको बताया था क्या ले लेना है, p1 v1, अगर जब यहाँ पे v2 की जगह पे तो p2 v2 ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे p गामा माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, k से हमने जो है सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका p v2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p2 v2 गामा इंटू, अब वापस ये जो है लिख देते हैं v2 माइनस गामा इंटू v2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, v1, और जो है p, पहले जो है p1 लिख देते हैं। अब सर कितना बड़ा जो है फॉर्मूला करते जा रहे हो, बस अब जो है हो गया, p1 v1 गामा इंटू v1 माइनस वन इंटू जो है इंटू है v1 इंटू क्या हो जाएगा, v1। अच्छा देखिए, अब ये देखिए क्या ये कट रहा है क्या, गामा जो है वी आई है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, वन बाय गामा माइनस वन p2 v2 माइनस p1 v1। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए क्या मैं इसको pv इक्वल टू nRT लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यस सर। या ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, वन बाय गामा। ठीक है, या तो आप इसको यहां से यूज कर सकते हो, pv इक्वल टू nRT। मैं यहां से p2 v2 है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, nRT2 माइनस nRT1, क्योंकि n मोल तो कांस्टेंट रहेंगे, r तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाय गामा माइनस वन इंटू nRT2 माइनस T1। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, nR गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1। होगी सर, बाप रे बाप, कितना बड़ा फॉर्मूला आपने दिया। एक्चुअली हमें जो है इतनी तामझाम चीजें नहीं रखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखना है, W इक्वल टू एन आर गामा माइनस वन T2 माइनस T1। देखो यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा था कि बताओ कि इसका कौन सा जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए जो है सही है।
ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने जस्ट बताया जो आपको रिवर्सिबल है, मैं एक बार जो है ना सारे फॉर्मूले को लिखता हूं। जब आपके पास एक, मुझे बताइएगा कि अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है वो भी किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल भी हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास क्या लिखना हो कि रिवर्सिबल हो और साथ में आइसोथर्मल हो, तब आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, किन्हीं को याद है? ओके, अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ वापस से जो है एक जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, माइनस एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, हम वापस से लिख देते हैं, रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग, अब यहाँ पे ई बेस लिए क्योंकि यहाँ पे 2.30 नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा, v2 बाय v1 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा, v2 बाई v1, या p1 बाई p2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्या हो जाए, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक हो जाए, आइडियाबेटिक हो जाए, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन आर T2 माइनस T1, और नीचे में क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर गामा की वैल्यू कब क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक, गामा का मतलब क्या होता है, Cp बाई Cb। ठीक है, अगर मोनो एटॉमिक होगा, यहाँ पे इसका मतलब है, एम का मतलब है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए हम गामा की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी ले लेंगे, 1.66 ले लेंगे। अगर गामा की वैल्यू मुझे डाई एटॉमिक के लिए लेनी हो तो हम लोग कितने ले लेंगे, 1.44 ले लेंगे। अब इसको मैंने कहा था कि याद भी रखना, और गामा की वैल्यू अगर आपके पास क्या हो, पॉली एटॉमिक हो, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1.33 ले लेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको जो है आप घर से बना के लाना। मैं यहाँ पे देता हूं, माइनस इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस है तो यानी कि H2 है तो डायटोमिक है, यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है वो कितनी ले लीजिएगा, 1.44 ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, तो यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 263 जो है, अब जो है 263 ले लीजिएगा, और इन सभी वैल्यू को आप क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, और जैसे ही पुट कीजिएगा जो है तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इससे क्वेश्चन कराएंगे और जो है आपको जो है बताएंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक